और निकट भविष्य में हम नए क्या नवाचार, नए क्या पहले करने के लिए जा रहे हैं, उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको जानकारी हम लोग देंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं जिनका अनुसंधान की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है, क्योंकि आप लोग सभी अवगत हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो आयोगों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी धांधलियां हुई हैं, जो लीक हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी जाती रही है। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AADO परीक्षा, ये दिनांक 14 से लेकर 21 तक आयोजित की गई थी और उसके बाद 24 को सहायक अपशिष्ट प्रबंधन एवं लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये 2 परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी। परंतु दोनों में व्यापक धांधलियों की जब खबरें आई थी तो उसके पश्चात एक विशेष जांच दल का पहले गठन किया गया था आर्थिक अपराध इकाई में, और ये दोनों परीक्षाएं रद्द भी हुई। ये जो 2 परीक्षाएं हैं, इसमें जो अभी तक का अनुसंधान है, इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। इस क्रम में पहले तो एक केस दर्ज हुआ था मुंगेर में, उसके बाद जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ी तो कुल 8 केस दर्ज हुए, जिसमें से 5 केसेस का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा AADO परीक्षा में, और जो अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा है इसमें 1 केस का अनुसंधान, उसमें एक ही केस प्रतिवेदित हुआ है श्री कृष्णपुर थाना में, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो AADO परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर ज़िला, हाजीपुर ज़िला, बेगूसराय ज़िला, नालंदा ज़िला और नवादा ज़िला से संबंधित हैं, और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो अपराध शैली ये रही कि जो मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इकरारनामा हुआ था उसकी शर्तों का व्यापक उल्लंघन हुआ। पहली शर्त ये थी कि जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके ही उनको नियोजित किया जाए, क्योंकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, इसका उल्लंघन हुआ। उसका उदाहरण ये है कि जो मुंगेर मुफस्सिल थाना में इनके 2 सिटी कोऑर्डिनेटर्स पकड़े गए, सेंटर सुपरवाइजर्स जो आगे सुपरवाइजर्स भी थे, वो पूर्व में गर्दनी बाग में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के फिजिकल एग्जामिनेशन के क्रम में जो स्कॉलर्स पकड़े गए थे और जो फर्जी दौड़ाक पकड़े गए थे, उनमें वो नेम्ड एक्यूज्ड थे और उनमें से एक के ऊपर गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए थी कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा नहीं की गई। इकरारनामा में जो कंपनी के साथ हुआ था उसमें रैंडमाइजेशन का प्रावधान था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे रैंडमाइजेशन होता है, इसी प्रकार केंद्राधीक्षकों का वीक्षकों का रैंडमाइजेशन होता है। तो इसमें भी यही था कि जो भी कंपनी के द्वारा कर्मियों को नियोजित किया जाएगा उनको रैंडमाइज किया जाएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे कौन कर्मी किस परीक्षा केंद्र पे जा रहा है इसकी जानकारी उनको पूर्व में ना हो, वो किसी के साथ संपर्क ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रावधान का कंपनी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, और ना ही जो आयोग के संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया, इसको ओवरसाइट इसमें हुआ, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा
आयोग को उपलब्ध करवाई गई और जिला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी उसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे, संलिप्तता उनके प्रकाश में थी। तीसरा, जो बिहार लोक सेवा आयोग का एग्रीमेंट हुआ मेसर्स साई एजुकेयर के साथ, उसमें ये एक क्लॉज था, प्रावधान था कि जो भी कर्मी बायोमेट्रिक या जैमर का काम करेंगे, जैमर की कंपनी अलग थी, मेसर्स ECI लिमिटेड थी, उनको ये डिक्लेयर करना था कि कोई भी कर्मी या उनका निकटतम संबंधी जो है वो इस परीक्षा में खुद कैंडिडेट नहीं है। ये इकरारनामा की शर्त थी। उसके बावजूद भी जो हमने 35 अभियुक्त पकड़े हैं, इनमें से लगभग अगर परीक्षार्थियों को छोड़ दें, जो बाकी अभियुक्त हैं, जो इनके सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, लगभग 80% लोग खुद इस परीक्षा के परीक्षार्थी थे, क्योंकि ये परीक्षा 1 सप्ताह तक चलनी थी। किसी न किसी केंद्र में वो स्वयं परीक्षार्थी थे, तो इसका व्यापक उल्लंघन हुआ। इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसको चेक नहीं किया गया। उसके बावजूद इस परीक्षा में बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिसको अगर टाइम पे संज्ञान में लिया जाता तो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था। जैसे कि ये परीक्षा 14 तारीख को शुरू हुई, पहला केस 13 तारीख को ही मुंगेर जिला में रात को प्रतिवेदित हो गया था, जिसमें पता चल गया था कि बायोमेट्रिक कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में घुसाया जा रहा है। इसी प्रकार 14 तारीख को नालंदा जिला में एक कॉलेज है, SPM कॉलेज, वहाँ पे जो केंद्राधीक्षक हैं, जो वीक्षक हैं, उनकी सतर्कता से उन्होंने वहाँ के सुपरवाइजर को, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर जिसका नाम चंदन कुमार था, उसको देखा कि वो सभी SOPs के विपरीत कभी किसी कमरे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करके निष्कासित किया गया। इसकी जानकारी कंट्रोल को दी गई, कंपनी को दी गई। उसके बावजूद पुनः वही सुपरवाइजर बन के, जबकि उसको निष्कासित कर दिया गया था, 17 तारीख को फिर सुपरवाइजर बना के किसी और की जगह पे असली सुपरवाइजर भी वहां पे गया, उसने एंट्री करवाई और उसको फिर सुपरवाइजर बनाया गया नालंदा के PL साहू +2 इंटर विद्यालय में, जहां पर उसने कैंडिडेट को जाके उत्तर कुंजी दी। तो ये सब मामले अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आए हैं। इस क्रम में अभी तक जो हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं उसमें मुंगेर, बांका और लखीसराय जिला, नालंदा और पटना जिला के 5 बायोमेट्रिक के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, कंपनी के जो जिला कोऑर्डिनेटर्स थे और सुपरवाइजर से, उनके नाम शामिल हैं। उनके कौन कौन लोग हैं, प्रेस विज्ञप्ति में हमने उनका नाम दिया हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी अपराध शैली इन 2 परीक्षाओं में हुई, पहला तो था कि बायोमेट्रिक की जगह, दूसरा था कि यहाँ ये जो बायोमेट्रिक कर्मी थे तो उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा रहे थे जिन परीक्षार्थियों ने इनको पैसा दिया था। दूसरा था कि बायोमेट्रिक के माध्यम से आंसर देना। तो उसमें भी फर्स्ट टाइम हम लोग व्यापक जब अनुसंधान के बेगूसराय में इस प्रकार के अपराध शैली हुई, छपरा और नवादा में, कि जब जैमर का काम दिया गया था, तो जैमर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस परिधि में काम नहीं करेगा। जब जैमर की व्यवस्था होगी तो उसमें हमको पता चला कि इसमें जैमर के कर्मियों की भी मिली भगत रहती है। वो जानबूझ के इस प्रकार से जैमर इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एरिया को वैक्यूम एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं और ब्लूटूथ और मोबाइल का ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है और जो दोनों कंपनियां हैं उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये एक निरंतर चलता हुआ अनुसंधान है। इसमें परीक्षा कैसे निकली, क्वेश्चन पेपर्स कैसे निकले, कहाँ पे सॉल्व हुए, उसके संबंध में हमारी SIT के पास महत्वपूर्ण सुराग आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसको सार्वजनिक अभी नहीं किया जा सकता है, बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बाकी भी जो इसमें षड्यंत्र हुआ है उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे और समय पे आपको जानकारी देंगे। जो इन 2 परीक्षाओं में अब जो धांधलियाँ हुई और जो अपराध शैलियाँ अलग ये हुई हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक तो जो मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके कर्मी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे,
उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया है आयोग को, और बाकी आयोगों को भी संबंध में सूचना दी है कि इसको दोबारा किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं किया जाए, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटरनल इंक्वायरी में भी इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब आप सभी अवगत हैं कि जो निकट भविष्य है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होने भी जा रही हैं। नीट की पुनः परीक्षा हो रही है 21 जून को, अभी 14 जून को मद्य निषेध की परीक्षा है, 28 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा है, और भी विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो एक सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ है, और हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के जो अभी तक हम लोगों का अनुभव रहा है उसको तैयार करके हम लोग सभी आयोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उसमें जो भी पूर्व में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक विशेष सेल हमेशा की भांति आर्थिक अपराध इकाई में शुरू किया है प्रिवेंटिव सर्विलांस के लिए, और जो हमारे पूर्व में शिक्षा माफिया और इस तरह के अपराधी जो अभी जेल से बाहर हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, वर्तमान गतिविधि को चेक करने के लिए। और हम लोगों ने एक समर्पित ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी उनका अभिभावक, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षाओं के संबंधित हम लोगों को सूचना और आसूचना दे सके, जिसको हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है, और आज की प्रेस विज्ञप्ति में भी हम लोगों ने इसका उल्लेख किया है। जो हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं विगत 2 माह में, हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई है उसमें काफ़ी तेज़ी लाई है। पिछले 1.5 महीना में 4 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध सत्यापन करके कार्रवाई की गई है, और डीए के केसेस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हम लोगों ने दर्ज किए हैं। इसमें सबसे पहले माह मई में अमरेंद्र कुमार जो कि जिला अवर निबंधक थे सुपौल के, लगभग 65.08% डीए की गणना करके केस किया गया है। उसके बाद कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा के गोपाल कुमार, इनके विरुद्ध 81.50% डीए की गणना करके केस दर्ज किया गया है, सर्चेस किए गए हैं। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी दरभंगा श्री चंद्रमोहन पासवान के विरुद्ध लगभग 81.03% डीए की गणना करके केस दर्ज करके सर्चेस की गई हैं। और कल की कार्रवाई में लेखापाल थे नगर परिषद हाजीपुर के मनीष कुमार, लगभग 208.57%, 2013 में ही नौकरी हुई और लगभग 208% डीए की गणना करके व्यापक सर्चेस किए गए हैं। तो इस कार्रवाई को हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। जो सरकार का संकल्प है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उसकी नीति के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्रवाई में हम लोगों ने एक नवाचार किया है। ये हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्य सचिव महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर भ्रष्टाचार की व्यापक शिकायतें आती हैं, तो एज अ पायलट जो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग है वहां पर हमारे यहाँ से 3 ऑफिसर्स को हम लोगों ने प्रतिनियुक्त किया है। वो विभाग में ही बैठे हैं, और जो विभाग अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं उनको हम लोग चिन्हित करेंगे, उनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाएंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसको किया जाएगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में और भी कुछ ऐसे लाइन डिपार्टमेंट्स रहते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का स्कोप ज़्यादा होता है, तो इसको वहां पर भी रेप्लिकेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी एक जो नई चुनौती उभर के आई है संगठित आर्थिक अपराध की, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्रिमिनल्स की। बड़े बड़े सिंडिकेट्स बन गए हैं। अगर आप इसको देखें, परिभाषा में जाएं तो लगभग हर चीज़ का एक आर्थिक आयाम हो गया है, चाहे कोई भी संगठित अपराध हो। तो हम लोगों ने एक विशेष संगठित अपराध शाखा, एक अलग से ब्रांच बनाई है आर्थिक अपराध इकाई में, और अभी कुछ ही दिनों में आप उसकी कार्रवाई देखेंगे कि व्यापक कार्रवाई इसमें करेंगे भी। पहले हम लोग इंडिविजुअल्स को टारगेट करते थे, अब हम लोग इंडिविजुअल्स के अतिरिक्त हम लोग एसटीएफ और अन्य जो भी हमारे सिस्टर ब्रांचेस है, जैसे स्पेशल ब्रांच हो गया जो असूचना एकत्रित करते हैं, सभी से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके एक पूरे सिंडिकेट को मैप कर रहे हैं कि उनके साथ और कौन कौन से ऐसे कर्मी अपराध कर्मी हैं जो इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि पूरे ग्रुप को एक साथ टारगेट किया जाए। तो इसी प्रयोजन के लिए संगठित आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया है, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 में जो कानूनों का संशोधन हुआ है, पहली बारी संगठित अपराध को उसमें परिभाषित किया गया है। तो उसी के अनुरूप उसी को
इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको किया गया है। और इसमें हम लोगों ने डीवाईएसपीज और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल टीम्स गठित की हैं। अभी जो चाहे भू माफिया हैं, चाहे बालू माफिया हैं, चाहे किसी प्रकार का जो आर्थिक अपराध करते हैं, और उसके बाद उन्होंने नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज ए ग्रुप जो उन्होंने अपराध जनित संपत्ति भी एकत्रित की है, ये अपराध जो संगठित अपराध शाखा है उसका भी आकलन करेगी और उसकी अटैचमेंट के लिए फिर जो भी आगे की कार्रवाई है, चाहे 107 बीएनएसएस में कोर्ट से करानी है, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में विजिलेंस से करवानी है, चाहे पीएमएलए में ईडी से करवानी है, ये उसमें समन्वय स्थापित करेगी और अवश्य कार्रवाई करेगी। तो विगत 1.5 माह में ये हम लोगों की कुछ उपलब्धियां हैं और ये हमारे कुछ पहले हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, अतिरिक्त जो हमारे आसूचना एकत्रित करते हैं प्रभाग, उनसे भी और जिला से भी हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त की है, उनका सत्यापन भी किया है, क्योंकि कई ऐसे अपराधकर्मी हैं जो पहले काफ़ी सक्रिय थे, आज की डेट पे नहीं है। अगर आपको उनका कई जो कानून में होता है कि नए केसेस भी चाहिए होते हैं, तो उसका हम लोग वेटिंग किए हैं। उनमें जो उस कानून के अनुरूप आ रहे हैं, जिनका काम किया जा सकता है, उनकी लिस्ट बना के उसके ऊपर कार्रवाई करें। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था विनाश जी की इसमें परीक्षा में मैसर्स इंजीनियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, ईसीएल कंपनी है, उसको दिया गया था। लेकिन होता क्या है कि आगे सबलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग करते करते, जैसे इस वाले में जो मैसर्स एजुकेट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें 3 लेयर्स में आगे फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ, जिसकी सूचना आयोग को भी नहीं थी। कि जैसे मैंने तो मैसर्स एजुकेट के साथ इकरारनामा किया, उसने आगे क्राइनेक्स के साथ, उसने आगे फिर लोकल वेंडर के साथ, उसने आगे फिर इस तरह की जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जिनको जो कि परीक्षा माफिया खुद ही चला रहे हैं, तो उसमें जो जैमर्स, क्योंकि जैमर्स का जो हम लोगों ने एसओपी देखा है उसके अनुरूप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करना चाहिए। और जब आपकी परीक्षा शुरू हुई है तो वहाँ पे जो उनके सुपरवाइजर, उनको इस चीज़ को प्रमाणित करना है कि वो सभी एक्टिव हैं और कोई नहीं। इसके बावजूद भी ब्लूटूथ काम कर रहे हैं, अंदर से सूचना जा रही है, मोबाइल फ़ोन से ये जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन सा क्वेश्चन सेट आया है, और उसके आंसर्स ब्लूटूथ से बढ़ाए जा रहे हैं। तो बेगूसराय में हम लोगों ने उनको नोटिस देकर उनके सारे कर्मियों को बुलवाया। बेगूसराय में हम लोगों ने उनको नोटिस देकर उनके सारे कर्मियों को बुलवाया भी है। उसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सुराग प्राप्त हुए। ये अभी अनुसंधान का पार्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों को जो शुरुआत की है, हम लोगों ने कंपनी से शुरुआत की है। इनका नियंत्रण किनके पास था, इनके अगर त्रुटियां थी तो रिपोर्टिंग किसको करनी थी, इनकी ओवरसाइट किनके पास थी, वो सारी सूचना हम लोग प्राप्त करेंगे और फिर साक्ष्य संबद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तक नहीं। अभी हम लोग कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से की जाएगी। पहले भी कार्रवाई हुई है ऑफिसर्स के ऊपर भी। सर, बालू घोटाले में ही पोर्टल में सनमाड़ी कर तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का कोई मामला है क्या? उसकी जांच? जी बिल्कुल। ये किए गए हैं, उसमें क्या क्या है? जो खनन विभाग है उसके द्वारा एक पोर्टल का संचालन किया जाता है जिसका नाम है खनन सॉफ्ट पोर्टल। खनन सॉफ्ट पोर्टल में जो के अनुज्ञप्तिधारी हैं, के अनुज्ञप्तिधारी यानी कि वो व्यक्ति जिनको विभाग के द्वारा बालू भंडारण की अनुमति दी गई है और वहाँ से वो वितरण करते हैं और आगे वो उसको सेल करते हैं, तो ये पोर्टल उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। इसको एनआईसी के द्वारा बनाया गया था। आपको सभी को जानकारी होगी कि विगत वर्ष हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाया था, जो कि इस साल भी हम लोग चलाएंगे। अभी 15 जून से जो फ्लड सीजन है उसके बाद आपका जो पूरा माइनिंग की एक्टिविटी है, इंक्लूडिंग जिनके पास लाइसेंसेस, वो बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के लिए आसानी हो जाती है पता करने के लिए कि भंडारण कहाँ पे हो रहा है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 11 लाख घन फीट अवैध बालू और उसको हम लोगों ने किया था, और उसमें बहुत से के लाइसेंस धारियों की भी स्लिपता प्रकाश में आई थी। इसके बाद जब हम लोग उसका ऑडिट कर रहे थे तो ये पता चल रहा था कि बहुत से जो लाइसेंस धारी हैं, अगर उनके पास जब हम लोगों ने सत्यापन करवाया था तो मान लीजिए कि 50,000 क्यूबिक फीट की भंडारण की अनुमति है, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहे थे क्योंकि उनके पास तो ज्यादा मिला था कि 1 लाख घन फीट है मान लीजिए, तो बाकी 50,000 कहाँ से आया। तो इसमें ये जो खनन सॉफ्ट पोर्टल है, एक पोर्टल था जिसमें प्रावधानित किया गया था कि लीगल सोर्सेज से, चाहे वो स्टेट के अंदर हैं चाहे वो स्टेट के बाहर हैं, यदि आप बालू को मंगवाते हैं तो लीगल सोर्सेज से अगर आप उसका चालान प्रस्तुत करते हैं तो आप स्वयं उस पोर्टल में जाकर जो कैपिंग है, यानी कि जो ऊपर की कैपिंग की क्षमता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक ओटीपी जो मिनरल एमडीओ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उसको आएगा, उनको भी जानकारी होगी, लेकिन लीगल सोर्सेज से।
जब हम लोगों को इसकी सूचना प्राप्त होनी शुरू हुई कि इसमें OTPs नहीं आ रहे हैं, कोई गड़बड़ी है, तो एक जांच दल का गठन हुआ। फिर हम लोगों ने विभाग से संपर्क किया, उन्होंने टेक्निकल ऑडिट किया, तो पता चला कि इसमें पोर्टल में ही ये सेंधमारी हुई है, गड़बड़ी हुई है। उसमें क्या हो रहा था कि जो के अनुज्ञप्तिधारी हैं वो कैपिंग बढ़ा रहे थे और उसमें शो कर रहे थे कि हम लोग शो तो कर रहे थे कि हम लोगों ने लीगल सोर्सेज से लिया, लेकिन उसका कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी थे। सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ, आप सभी अवगत हैं कि अरवल जिला में कोई रेल हेड नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन वहाँ के अनुज्ञप्तिधारी ये पोर्टल पे दिखा रहे थे कि रेलवे रैक्स से हम लोगों ने अन्य राज्यों से बालों को मंगवाया। जब उसका जांच हुआ तो पूरे राज्य भर में 61 FIR दर्ज हुए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट FIR, क्योंकि ये जो उसका करंट सॉफ्ट पोर्टल है उसके नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ ही छेड़छाड़ हुई थी, पटना साइबर थाना में दर्ज हुआ था, उसका हम लोगों ने अनुसंधान टेक ओवर किया है। अभी तक का जो गणना है लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व की क्षति है, जिसमें उनको शमन का नोटिस भी हुआ है। इसमें 100 जो के अनुज्ञप्तिधारी हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। इसमें अभी हम लोग टेक्निकल ऑडिट करवा रहे हैं, उसमें सारा पता चलेगा, क्योंकि सारे हम लोग जो लॉगिन रिकॉर्ड्स उसको प्राप्त कर रहे हैं, किस किस ने लॉगिन किया। और इसमें प्रथम दृष्टया जो कर्मी थे जो पोर्टल को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, उसमें जो पैच जनरेशन यानी कि इम्प्रूवमेंट्स की थी या चेंजेस की थी, उनकी संलिप्तता 100% है। उनकी जानकारी हम लोगों ने विभाग से ली है। और लेकिन अभी टेक्निकल ऑडिट जो हो रहा है, क्योंकि ये वो ही प्रूव करेगा, उसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षी है। जैसे वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो किस टाइम पे कौन लॉगिन कर रहा था, वो लॉगिन आईडीज किसके पास थी, उसको वैलिडेट किसने करना, तो पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, तो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब तक जो बाकी 61 FIRs हुए हैं, जिला में हुए हैं, उसको हम लोगों ने सभी का रिव्यू करके परामर्श पत्र दिया है। उसमें बहुत से लोगों ने बेल कराए हैं, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में स्टे ऑर्डर दिया है, क्योंकि अभी टेक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी टेक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई है। टेक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट आपको बताए, क्योंकि ये तो पूरा ये जो पोर्टल है उसमें चेंजेस हुआ। अब किसने लॉगिन किया, किसकी लॉगिन आईडी थी, ये सारा उसमें आएगा। इसमें अभी जो बनाया गया है अभियुक्तों को, वो के अनुज्ञप्तिधारियों को बनाया गया है। कुछ के अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा ये अपना डिफेंस दिया गया है कि हमारी जानकारी के बिना हुआ है, हालांकि हम उसको अभी नहीं मान रहे हैं। इससे जब टेक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट आ जाएगी तो खुद अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें सारा डिवाइस का लॉगिन रिकॉर्ड आ जाता है, किस डिवाइस से हुआ, कहाँ से हुआ। जैसे वो आ जाएगी तो सारा मामला खुल जाएगा। टेक्निकल ऑडिट एक्चुअली काफ़ी विस्तृत प्रक्रिया है। ये केस अक्टूबर में हुआ था, हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था, नवंबर के लास्ट में किया था। और इसमें क्योंकि बहुत कम ऐसी एजेंसियां हैं जो टेक्निकल ऑडिट कर पाती हैं, ठीक है, वो और उसमें दूसरा ये है, एक उसमें कंडीशन है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके द्वारा वो एम्पैनल्ड होनी चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार टेक्निकल ऑडिट हो रहे हैं। विभाग अपने स्तर से वेल्ट्रॉन से करवा रहा है, जो कि लगभग 2 महीने से चल रहा है, उसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और हम लोग भी मेटी इम्पैनल्ड एजेंसी, जिसका भी हम नाम नहीं बताएंगे ताकि कोई उनको अप्रोच नहीं करे, उनके माध्यम से टेक्निकल ऑडिट करवा रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो सारा इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो खुल जाएगा। थैंक यू। विजिलेंस यूनिट का नहीं, वो देखिए, ईडी के लिए जो नोडल एजेंसी है, संपर्क एजेंसी है, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है। यानी कि ईडी को किसी भी बिहार पुलिस के किसी भी विंग के साथ अगर कोई पत्राचार करना, समन्वय करना है तो थ्रू ईओयू जाएगा। उसमें हमारा सिर्फ इतना रोल था कि जो ईडी से सूचना आई थी वो ईओयू को आती है और हम लोग फिर उसको विभाग को दे देते हैं, तो गृह विभाग डिसाइड करता है कि उसको किस यूनिट को जाना था। तो उसका कोई इस प्रकरण में हमारे यहाँ पे कोई केस इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। करेंसी को लेकर नेपाल सीमा पर लगातार करेंसी, जाली नोट, ये सब पर भी बरामदगी हुई है भारी मात्रा में, इस पर क्या करना है? इसमें जैसे आप जानते हैं कि जाली करेंसी के लिए आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस का नोडल यूनिट है और अभी माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा इसका रिव्यू भी किया गया था इंडो नेपाल बॉर्डर पे, जिसपे FICN भी एक मुद्दा था। तो हम लोगों ने अभी एक अगमकुआ में केस प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें बनारस से लगातार वो फेक करेंसी लाके और पटना और बाकी जगह पे वितरित कर रहा था। उसका हम लोगों ने केस अनुसंधान में लिया है। इसके अतिरिक्त सुपौल और मोतिहारी जिला के कुछ केसेस प्रतिवेदित हुए हैं, जिसपे हम लोगों ने रिव्यू करके परामर्श पत्र दे रहे हैं और लगातार इसमें हम लोगों को सूचनाएं भी आती हैं। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड रहा है बिहार में, खास करके जो नोटबंदी के बाद नए नोट आए हैं, तो लोग
क्वालिटी जो FICN होते हैं, जो कि नॉर्मल प्रिंटर्स के माध्यम से वो ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी नेपाली करेंसी की ज़्यादा प्रिंटिंग हो रही है एज़ कम्पेयर टू फेक इंडियन करेंसी की। लेकिन ऐसे गिरोहों के ऊपर हमारी नज़र है, और अभी हम लोगों ने लास्ट वीक एक केस का अनुसंधान टेक ओवर किया है, जो कि अगमकुआं थाना में प्रतिवेदित हुआ था। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।